करंट को कंटिन्यू करे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, Is it safe for the electrician to carry out electrical repair outdoor during heavy downpour? Explain. आपसे ये कहा गया है, क्या किसी इलेक्ट्रिशियन के लिए ये सेफ होता है कि वो बहुत ज्यादा बारिश में जो है रिपेयर कर, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इस केस में वो इलेक्ट्रिकल रिपेयरमेंट करे, क्या ये जो है आपका जो आपका इलेक्ट्रिशियन है वो कर पाते हैं? क्या ये इनके लिए सेफ है? अगर हम बात करें हैवी रेनफॉल की, हैवी रेनफॉल या हैवी आउटपोर का अर्थ है कि बहुत ज्यादा बारिश होना, एकदम से बेहद ज्यादा बारिश होना। अब जब बहुत ज्यादा बारिश होगी और उस केस में अगर कोई इलेक्ट्रिशियन कोई तार ठीक कर रहा है, कोई बिजली का काम कर रहा है, तो वो सेफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो वाटर है या जो पानी है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्या है ये? एक सुचालक। तो अगर वो बारिश में या बहुत ज्यादा बरखा में या जो भी आपकी तेज बरसात हो रही है उसमें अगर कनेक्शन वो करते हैं तो इससे करंट लगने का डर हो सकता है और इससे जो है उस इलेक्ट्रिशियन को हानि हो सकती है। इसलिए किसी भी ज्यादा बारिश वाले टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ठीक करना सेफ नहीं होता है। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नो इट इज नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आउटडोर्स ड्यूरिंग अ हैवी डाउन। यानी कि नहीं, जो है आपका जब भी बहुत ज्यादा बारिश होती है उस समय जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन्हें रिपेयर करना, उन्हें ठीक करना सेफ नहीं होता, सुरक्षित नहीं होता। रेन वाटर इज कंपोज ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व। अब जैसे कि हमने बात की थी, जब हम पानी या जल की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो डिस्टिल्ड वाटर या अशुद्ध जल होता है वो एक बैड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है? क्योंकि उसमें किसी भी तरीके के मिनरल्स या सॉल्ट्स नहीं है, किसी भी तरह के पोषक तत्व या आपके जो लवण है वो उसमें मौजूद नहीं हो। और ये जो लवण है यही जो है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा को प्रवाहित कर। अब इस केस में क्या होता है, कुछ जो है सॉल्ट्स या कुछ मिनरल्स जो है आपके पानी में डिसॉल्व रहते हैं, घुले हुए रहते हैं, जिस कारण क्या होता है ये इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा को कंडक्ट कर सकते हैं, से फ्लो कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि कुछ परसेंटेज में इसमें सॉल्ट्स होते हैं जिससे ये क्या हो जाता है, कंडक्टिव हो जाता है, चालक बनता है। दिस में कॉज इलेक्ट्रिकल शॉक एंड हार्म द इलेक्ट्रिशियन वाइल वर्किंग आउटडोर्स। अब इससे क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रिशियन होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हार्म कर सकते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंच सकता है इलेक्ट्रिशियन को अगर वो बारिश में, क्योंकि बारिश में क्या है, बारिश के पानी में आपके कुछ अमाउंट में सॉल्ट या लवण घुले हुए होते हैं। तो ऐसे बारिश में अगर कोई भी इलेक्ट्रिशियन जो है तारों को ठीक करता है तो क्या हो सकता है, इन तारों के कारण उसे करंट लग सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो जिससे कि क्या हो सकता है, आपका जो इलेक्ट्रिशियन है उसे हानि हो सकती है, उसे हार्म पहुंच सकता है। अब आपका अगला प्रश्न है, पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज अ गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, पहेली ने क्या सुना है, पहेली ने ये सुना है कि जो वर्षा का पानी है या बारिश का जो पानी है वो उतना ही अच्छा है जितना आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, अशुद्ध जल होता है। So she collected some rainwater in clean glass tumbler and tested it using tester. तो उसने क्या किया, एक साफ जो है ग्लास के टम्बलर में, ग्लास में उसने उस पानी को भरा और उसे टेस्टर की मदद से टेस्ट किया। To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो उसकी कंपास निडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही, वो विक्षेपण दर्शा रही। What could be the reason? इसका रीजन क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया। अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, हमने ये जाना कि जो आपका रेन वाटर होता है, ठीक है, जो आपका बारिश का पानी होता है उसमें कुछ अमाउंट में मिनरल्स डिसॉल्व हो।
क्या होते हैं, मिनरल डिजॉल्व होते हैं। और क्योंकि इसमें मिनरल डिजॉल्व होते हैं, इस कारण ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो जब भी जो आपकी जैसे पहेली है, पहेली इस बारिश के पानी को जब इसको क्या करेगी, टेस्टर से टेस्ट करेगी, तो क्या होगा, तो वो देखेगी कि जो कंपास की निडल है वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो। क्यों हुए हैं, क्योंकि जो आपका रेन वाटर है या बारिश का पानी है उसमें मिनरल्स है। रेन वाटर इज कंपोज ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। जो बारिश का पानी होता है उसमें कुछ मात्रा में जो है लवण घुले हुए होते हैं, जिसके कारण ये कंडक्टिव हो जाता है, एक चालक बन जाता है। दिस मेक्स अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास, और इसी से कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। यानी अपने आसपास ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड है, जिसमें विद्युत लेपन किया गया है। अगर हम विद्युत लेपन की बात करें तो अलग अलग मेटल होते हैं जिनके जो है विद्युत लेपन जिनके कारण किया जाता है, जिनसे विद्युत लेपन किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे जो है आपके पास आर्टिकल है, सामान है, जिसमें आप ये सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि आपके घरों में जो नल होते हैं, या आपकी जो साइकिल होती है, साइकिल में जो प्लेटिंग की जाती है, जो मेटल की प्लेटिंग होती है, या आपके जो है नल है, ठीक है, इनमें आपने एक शाइनी सा सब्सटेंस ऊपर से लगा हुआ देखा होगा। तो इन सब चीजों में आपकी क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इसी तरीके से जो आपकी ज्वेलरी होती है, जितने भी आपके जेवर होते हैं, जितने भी आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, उनमें गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है। ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार से जो आपके कैन होते हैं, ठीक है, जितने भी कैन हैं वो लोहे के बने होते हैं, उनके ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिनकी जो है प्लेटिंग आपने देखी होगी, प्लेटिंग की जाती है। इसी प्रकार से जो आपके लोहे के जो आपके पुल होते हैं, उनके ऊपर जो है जिंक की प्लेटिंग की जाती है, ताकि लोहे के पुलों को जंग से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले है आपके पास क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, दिस इज डन ऑन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शाइनी अपीयरेंस। अब अगर हम बात करें क्रोमियम प्लेटिंग की, तो ये आपके जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो आपके वाहन होते हैं, आपके नल हैं, ठीक है, उनमें की जाती है। और बेसिकली क्योंकि ये की जाती है ताकि उसकी ऊपर की सतह को जंग से बचाया जा सके। ठीक है, जंग से उसे बचाया जा सके, उसमें किसी भी तरीके की स्क्रैचिंग ना हो, किसी भी तरीके का स्क्रैच ना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रोमियम की उसमें प्लेटिंग करते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड प्लेटिंग। सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ गोल्ड एंड द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट। इसी तरीके से जो आपके चांदी के गहने होते हैं, चांदी के ऑर्नामेंट्स होते हैं, जेवर होते हैं, उनके ऊपर सोने की प्लेटिंग की जाती है। और इस तरीके की जो ज्वेलरी होती है या ऑर्नामेंट्स होते हैं, उन्हें गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है जिंक प्लेटिंग। ठीक है, जिंक की प्लेटिंग की बात की गई है। आयरन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन आर कोटेड विद जिंक लेयर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन एंड रस्ट। अब क्या होता है कि जो आपके बड़े बड़े पुल हैं वो लोहे के बने होते हैं, और आप ये जानते हैं कि जब लोहा पानी या मॉइस्चर से के संपर्क में आता है तो उसमें क्या हो जाता है, जंग, रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है। तो इससे इसको बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है। ठीक, जिंक की प्लेटिंग की जाती है। और आप ये जानते हैं कि जिंक जो है वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं होता जैसे कि आपका आयरन हो, ताकि आयरन को, लोहे के ब्रिज को खराब होने से बचाया जा सके, कोरोजन से बचाया जा सके, इसलिए उसमें जिंक की प्लेटिंग या जिंक की लेयर बनाई जाती। अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक। ठीक है, क्या है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का
कुचालक। ठीक है, पहला है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर यानी अशुद्ध जल। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट। तो आपसे ये पूछा गया है कि निम्न में से, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से, उन विकल्पों में से कौन सा विद्युत का कुचालक। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम विद्युत के कुचालक की बात करते हैं तो वो सॉल्यूशन जिसमें किसी भी प्रकार का लवण नहीं है, किसी की भी प्रकार का क्षार और अम्ल नहीं है, या उसका वो सॉल्यूशन नहीं है, तो ऐसे वाले लिक्विड या ऐसे वाले द्रव्य जो है विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देते। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है डिस्टिल्ड वाटर यानी अशुद्ध। अब जब भी हम अशुद्ध जल की बात करते हैं या डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो है आपके मिनरल्स नहीं होते, सॉल्ट्स नहीं होते, किसी भी प्रकार का उसमें लवण नहीं होता। वहीं जब हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट की, तो ये एक ऐसे सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर पाते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए है यानी डिस्टिल्ड वाटर अशुद्ध जल, ये एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिनरल और लवण नहीं हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है आपका ए डिस्टिल्ड वाटर यानी अशुद्ध जल। अगला है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता। ठीक है, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपके ऑप्शन है शुगर सोल्यूशन, नेक्स्ट है विनेगर सोल्यूशन, नेक्स्ट है लेमन जूस सोल्यूशन और अगला है कास्टिक सोडा सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन यानी चीनी का घोल, विनेगर सोल्यूशन यानी सिरके का घोल, लेमन जूस सोल्यूशन यानी नींबू के रस का घोल और कास्टिक सोडा का घोल यानी कास्टिक सोडा सोल्यूशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विनेगर है, लेमन है, ये क्या है, ये दोनों के दोनों एसिड, और जो कास्टिक सोडा है वो एक तरीके का आपका बेस। अगर हम बात करें शुगर सोल्यूशन की, तो ना ये आपका क्या है, अम्ल है, ना ये क्षार है, ना ये नमक या लवण। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो आपका शुगर सोल्यूशन होगा। ठीक है, शुगर सोल्यूशन जो होगा ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो है इसके जो पार्टिकल है, इसके जो मॉलिक्यूल है वो विद्युत धारा को खुद से प्रवाहित होने नहीं देंगे। तो ये क्या है, आपका पुअर कंडक्टर है या कुचालक। अब आपका अगला प्रश्न है द इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, जो विद्युत धारा होती है वो उत्पन्न कर सकती है। आपके पास ऑप्शंस हैं, पहला है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है केमिकल इफेक्ट, तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट और चौथा है ऑल ऑफ इट। यानी तापीय प्रभाव, दूसरा है केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव, तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव, या इनमें से सभी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि जो विद्युत धारा है ये तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय प्रभाव, या इनमें से सभी यानी सब, उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट यानी तापीय प्रभाव, तो आप ये जानते हैं कि आपके घरों में आपने बहुत सारे ऐसे जो है, आपके घरों में ऐसे उपकरण हैं जो कि जैसे ही आप उसे सॉकेट से जोड़ते हैं, उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, तो वो क्या करता है, वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे आपके हीटर हो, ठीक है, वाटर गीजर हो गए, हीटर हो गया आपका रूम हीटर जो हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनमें से जब धारा प्रवाहित होती है तो ये ऊष्मा यानी हीट को उत्पन्न करता है। तो यानी कि ये तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है।
इसी प्रकार से ही आपने देखा होगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे पूरे चैप्टर में कि हम क्या करते हैं, सोल्यूशन से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन देखा था और हमने क्या किया था, साइड में कॉपर की 2 प्लेटें लगाई। तो हमने क्या देखा कि जो कॉपर की सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें जो मैटर है वो, जो उसका जो कॉपर है, कॉपर क्या कर रहा है, आपके नेगेटिव टर्मिनल में जो आपका प्लेट लगी है उसके ऊपर लेयरिंग कर। तो ये किसके कारण हुआ, ये आपका केमिकल इफेक्ट के कारण। इसी तरीके से आपने देखा होगा, हमने ये ऑब्जर्व किया था एक्टिविटी में कि जब हम किसी सॉल्यूशन में, जैसे कि आपका लेमन का सॉल्यूशन है, नींबू के रस का जो है घोल है, उसमें अगर हम टेस्टर को लगाते हैं और फिर आप टेस्ट करते हैं तो उससे धारा प्रवाहित होती है। फिर अगर आप उसमें कार्बन रॉड्स को डालें, इलेक्ट्रोड्स को डालें और उससे विद्युत धारा को प्रवाहित करें, तो आपने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स के पास में आपको गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड के पास में आपको गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। तो ये भी किसके कारण हुआ, रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव की जब हम बात करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब भी हम किसी तार से या किसी सर्किट से धारा को प्रवाहित करते हैं और उसके पास कोई मैग्नेट या जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसे लेके आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो उसकी जो निडल है या उसकी जो सुई है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास की जो सुई है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपनी जगह से जो है डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी वायर है, ये तार है, उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी के साथ साथ अगर आप किसी मैग्नेटिक कंपास को उसके पास लेके आते हैं, यानी उस कंडक्टर के पास लेके आते हैं, तो जो आपका मैग्नेटिक कंपास है, क्योंकि उसकी जो निडल है वो चुंबक की बनी होती है, तो वो क्या करती है, वो जो है उसके इफेक्ट में आती है, उसके प्रभाव में आती है। किसके प्रभाव में, जो तार है जिससे करंट पास हो रही है, वो क्या कर रही है, वो आपका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रही है। तो इसके प्रभाव में वो आती है, जिस कारण क्या होता है, जो आपकी मैग्नेटिक कंपास की जो सुई होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो आपका विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव भी देता है, यानी वो तापीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, रासायनिक भी और चुंबकीय भी। यानी अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज, है ऑप्शन है आपके पास, पुअर कंडक्टर यानी कुचालक, गुड कंडक्टर यानी सुचालक, ए एंड बी यानी दोनों, पुअर और गुड कंडक्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि जो प्योर या डिस्टिल वाटर होता है, शुद्ध और अशुद्ध जल होता है, वो क्या होता है। तो जब भी हम बात करते हैं शुद्ध या अशुद्ध जल की, तो आप ये जानते हैं कि जो अशुद्ध जल होता है उसमें किसी भी प्रकार के लवण या सॉल्ट या मिनरल्स नहीं होते, जिस कारण वो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता, उससे करंट फ्लो नहीं करता। तो यानी कि जब उससे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो वो क्या है, एक पुअर कंडक्टर यानी कुचालक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका शुद्ध या शुद्ध जल है वो क्या है, एक पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका पुअर कंडक्टर यानी कुचालक, ठीक है। तो ये इसका आंसर। अब आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, निम्न में से कौन सा सुचालक है। आपके ऑप्शन है ब्रिक यानी ईंट, अगला है स्टील, अगला है प्लास्टिक और अगला है कॉटन यानी कपास। तो आपको बताना है इनमें से गुड कंडक्टर या सुचालक कौन सा है।
अगर हम ईंट की बात करें तो ईंट किसकी बनी होती है? मिट्टी की बनी होती है। तो इससे क्या है, किसी भी प्रकार की जो है धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यानी ईंट तो आपका कुचालक है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम कॉटन की बात करें, कपास की बात करें, तो कपास से भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये भी क्या है आपका कुचालक। अगला आपका प्लास्टिक। अगर आप प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी खुद से धारा को प्रवाहित होने नहीं देता, प्लास्टिक से भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी ये भी क्या है, एक कुचालक। तो अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील क्या है, एक सुचालक है या गुड कंडक्टर है, और इसी से धारा प्रवाहित होती है। तो आपका आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी स्टील। अब आपका अगला प्रश्न है, पॉलिथीन है अ कंडक्टर एन इंसुलेटर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ। यानी जो पॉलिथीन है, ठीक है, वो क्या है, आपसे पूछा गया है, वो एक चालक है, वो एक कुचालक है, दोनों है, या कोई भी नहीं। अगर हम पॉलिथीन की बात करें तो पॉलिथीन जो है एक ऐसा मटेरियल है या एक ऐसा मैटर है, ऐसा पदार्थ है जिससे धारा प्रवाहित नहीं हो, यानी ये खुद से विद्युत धारा को प्रवाहित होने ही नहीं दे। यानी कि अगर हम बात करें पॉलिथीन की, तो पॉलिथीन क्या है, पॉलिथीन एक कुचालक है या एक इंसुलेटर है जिससे धारा प्रवाहित नहीं हो। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, एन इंसुलेटर यानी कुचालक। अब आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन जो है वो किसके ऊपर कार्य करता है? पहला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा का ताप्य प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट यानी ताप्य प्रभाव। नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अगला है फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा का भौतिक प्रभाव। अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन की बात करें, तो विद्युत लेपन का अर्थ क्या है, जब भी हम किसी ज्यादा रिएक्टिव या जो ज्यादा रिएक्ट कर देता है ऐसे मेटल के ऊपर दूसरे मेटल या दूसरी धातु की लेयर बना देते हैं, प्लेटिंग बना देते हैं, जो कि कम रिएक्टिव होती है, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के माध्यम से कर। तो ये जो फिनोमेना है या ये जो प्रोसेस है, इसे ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यानी ये क्या है, इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाह करके एक पदार्थ के ऊपर या एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की प्लेटिंग करते। इसमें आपने ये देखा है कि जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एक्टिविटी देखी थी, कि अगर आप जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लो और आपने दो कॉपर की प्लेट ली है, तांबे की प्लेट ली है, और उसको आपने क्या किया है, बैटरी से जोड़ा है, तो उससे क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। धारा के प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, फिर आपका जो नेगेटिव टर्मिनल या ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट होती है, तांबे की प्लेट होती है, उसके ऊपर लेयर जमना शुरू हो जाती है। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यानी जब आप विद्युत धारा को किसी भी विद्युत धारा के माध्यम से किसी भी धातु के ऊपर दूसरी धातु की प्लेट बनाते हैं, तो आप इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम बात करें, तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो किसके ऊपर काम करती है, वो बेसिकली रासायनिक प्रभाव के ऊपर काम करती है, केमिकल इफेक्ट का। यानी जो आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव या केमिकल इफेक्ट है, उसी के ऊपर जो है आपकी जो है विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अब आपका अगला प्रश्न है, कॉपर इज, तांबा है, पहला है अ गुड कंडक्टर यानी सुचालक, दूसरा है एन इंसुलेटर यानी कुचालक, बोथ ए एंड बी यानी दोनों ए और बी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। तो आपसे क्या बोला गया है, तांबा है। तो तांबा क्या है, तांबा बेसिकली एक धातु है, ठीक है, एक मेटल है। और आप ये जानते हैं कि धातु की एक क्वालिटी होती है कि वो खुद से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, यानी ये क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर है यानी सुचालक। तो अगर हम बात करें तांबे की, तो तांबा क्या है, एक तरीके का सुचालक है और इसका उपयोग जो है तारों को बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, यानी अ गुड कंडक्टर यानी एक सुचालक। अब आपका अगला प्रश्न है, वेस्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री मस्ट बी डिस्पोज ऑफ, यानी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री है, एक विद्युत लेपन की फैक्ट्री है, वहां से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, जो वेस्ट निकलता है उसको आप किस तरीके से जो है अलग करेंगे या उसे हटाएंगे, डिस्पोज करेंगे। पहला है इन द नियर बाय रिवर, यानी पास नदी में आप उसे, उसका जो वेस्ट है उसे डालेंगे। नियर बाय पॉन्ड, पास के तालाब में उसे डालेंगे। नियर बाय कॉर्नफील्ड, पास की मक्की के खेत में डालेंगे। अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, या फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट बॉडी है उसने जो गाइडलाइंस दी है, उसके जो उसने जो अनुदेश दिए हैं या जो उसकी गाइडलाइंस है उनके अनुसार आप इसे डिस्पोज। तो जब भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं, इसके फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि ऐसी फैक्ट्री के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो अगर आप उसे नदी में, ठीक है, या किसी तालाब में डालेंगे तो वो उस पानी को गंदा कर देगी, यानी उस नदी के पानी को गंदा कर देगी, तालाब के पानी को गंदा कर देगी, और वहाँ का पानी उपयोग के लायक नहीं बचेगा। और इससे अगर कोई भी उपयोग करता है, इसका यूज करता है, जैसे कि आपके जानवर इसे पीते हैं या इंसान इसका यूज करते हैं, तो उनके हेल्थ पर, उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम इसे किसी पास के मक्की के खेत पे डालते हैं तो इससे क्या होगा, वहां की जो मिट्टी है वो खराब हो जाएगी, उसकी उर्वरकता में इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जो है उस वहां जो भी कॉर्न या जो भी मक्की बोई गई है वो खराब हो जाएगी, या वो अगर ठीक भी होती है, अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे तो इससे हमारे शरीर को फर्क पड़ेगा या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तो यानी कि हमें कभी भी जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो वेस्ट मटेरियल है उसको ना तो नदी में बहाना चाहिए, ना पॉन्ड में, या किसी भी मक्की के खेत। हमें इसको जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट बॉडी है उसके द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ही हम इसे डिस्पोज करना चाहिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बॉडी। तो ये आपका इसका आंसर है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका अगला चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।